कभी सोचिए किसी दूर दराज के गांव में आधी रात को नदी का पानी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है, तो सबसे पहले कौन फोन करता है, किसे करता है? मदद आती कहां से है? दिल्ली से या राज्य की राजधानी से? आपदाएं तो अचानक आती हैं, लेकिन उनसे निपटने का जो सिस्टम है वो बड़ा सोचा समझा होता है। बिल्कुल। आज हम भारत के आपदा प्रबंधन के कह सकते हैं पूरे नर्वस सिस्टम को देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, कैसे एक राष्ट्रीय कानून से लेकर गांव की एक छोटी सी समिति तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए हम झारखंड को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। जी, तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी की नींव से। वो कानून जिसने भारत में आपदा प्रबंधन का मतलब चेहरा ही बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। 25 दिसंबर 2005 को लागू हुआ, पर इसे सिर्फ एक कानून कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। आपने बिल्कुल सही कहा, ये सोच में बदलाव था। इस कानून से पहले हमारा जो नजरिया था ना, वो ज्यादातर राहत पर केंद्रित था। राहत पर? मतलब आपदा आ गई, अब लोगों को खाना पहुंचाओ, कपड़े दो, बस। लेकिन 2005 के कानून ने कहा, नहीं, हमें आपदा आने का इंतजार नहीं करना है, हमें तैयारी करनी है, खतरे को कम करना है, और अगर आपदा आ भी जाए तो हमारा रिएक्शन तेज और असरदार होना चाहिए। अच्छा, और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए इस कानून ने एक ढांचा तैयार किया जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है। 3 स्तरों वाला ढांचा। जी, एक त्रिस्तरीय संरचना। सबसे ऊपर पूरे देश के लिए नीतियां बनाने वाली संस्था, एनडीए में। हाँ, एनडीए में, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फिर हर राज्य में उस नीति को लागू करने के लिए एसडीएमए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और आखिर में जमीन पर असली काम करने वाली इकाई डीडीएमए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये ऊपर से नीचे तक एक बहुत मजबूत चेन है। तो इस चीन की सबसे ऊपरी कड़ी एनडीएमए से शुरू करते हैं। गठन हुआ 27 नवंबर 2006 को, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पर एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, पदेन अध्यक्ष। इस सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी बात है। पदेन अध्यक्ष या अंग्रेजी में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ये एक लैटिन शब्द एक्स ऑफिशियो से बना है। इसका मतलब होता है पद के आधार पर। अच्छा, यानी जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा वो अपने आप ही एनडीएमए का अध्यक्ष बन जाएगा। मतलब कोई अलग से चुनाव या नियुक्ति नहीं होती? कुछ नहीं। जैसे भारत की उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, बिल्कुल वैसी। एकदम से। और इसका फायदा ये है कि देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन की कमान संभालता है। तो इससे ये पक्का हो जाता है कि इस विषय को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिले और सारे मंत्रालय मिलकर काम करें। ये तो हुई नीति और कमांड की बात। लेकिन जब कहीं बाढ़ या भूकंप आता है तो हमें नारंगी वर्दी में कुछ लोग जान बचाते हुए दिखते हैं। मैं बात कर रहा हूं एनडीआरएफ की, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ये भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली की बाहुबली भुजा है। इसका गठन भी 2006 में ही हुआ था, और इसका काम सिर्फ एक तरह की आपदा तक सीमित नहीं है। हर तरह की आपदा के लिए? हाँ, चाहे प्राकृतिक आपदा हो जैसे बादल फटना, या मानव निर्मित जैसे कोई केमिकल लीक, एनडीआरएफ के जवान हर स्थिति के लिए प्रशिक्षित होते हैं। शुरुआत में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसी फोर्सेस से 2-2 बटालियन लेके इसे बनाया गया था। हाँ, और ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। एक नई फोर्स खड़ी करने के बजाय जो पहले से ही अनुशासित और मजबूत जवान हैं, उन्हें चुनकर विशेष ट्रेनिंग दी गई। अच्छा। आज देश भर में एनडीआरएफ की 12 बटालियनें हैं जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कम से कम समय में पहुंच सके। जैसे असम के लिए गुवाहाटी में, बिहार के लिए पटना में। जी, और एनसीआर के लिए गाजियाबाद में। तो हमारे पास एक शीर्ष संस्था एनडीएमए हो गई और जमीन पर काम करने वाली एनडीआरएफ हो गई। लेकिन इस पूरे सिस्टम का दिमाग कहाँ है जो रिसर्च करे, ट्रेनिंग दे और आने वाले खतरों के लिए हमें तैयार करे? उसके लिए है एनआईडीएम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। एनआईडीएम? हाँ, ये इस पूरे ऑपरेशन का थिंक टैंक है। इसका काम रेस्क्यू करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका काम है रेस्क्यू करने वालों को और बेहतर बनाना। ये अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है, रिसर्च करता है और हमारी नीतियों को समय के साथ और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देता है।
तो दिल्ली में एक बड़ा प्लान बन गया, एक हाईटेक फोर्स तैयार हो गई और रिसर्च के लिए एक संस्थान भी। लेकिन सवाल यह है कि जब झारखंड के किसी दूर के गांव में सूखा पड़ता है या जंगल में आग लगती है, तो दिल्ली का ये प्लान उस गांव तक पहुंचता कैसे? चलिए अब इस पूरी चेन को समझते हैं और देखते हैं कि यह सिस्टम झारखंड की जमीन पर कैसे उतरता है। ये एक बेहतरीन सवाल है और झारखंड का मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वहां राष्ट्रीय कानून आने से पहले ही इस दिशा में काम शुरू हो गया था। अरे वाह! अक्टूबर 2004 में ही झारखंड में एक अलग आपदा विभाग बना दिया गया था। यानी वो पहले से ही जरूरत को समझ रहे थे। बिल्कुल। और फिर 2007 में रांची के मशहूर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी स्किपा, हाँ, वहां एक आपदा प्रबंधन केंद्र भी स्थापित किया गया जिसका मुख्य काम अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना था। तो जब 2005 का राष्ट्रीय कानून आया ना, तो झारखंड के पास पहले से एक बुनियाद मौजूद थी। तो इस राष्ट्रीय कानून ने उस बुनियाद को और मजबूती दी होगी। निश्चित रूप से। कानून आने के बाद 28 मई 2010 को औपचारिक रूप से JSDMA यानी झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। ये अब राज्य में आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी संस्था है। और इसकी संरचना भी इंडिया में जैसी ही होगी, मतलब मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते होंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं और राज्य के जो जरूरी विभाग है ना, जैसे गृह, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, उनके मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अच्छा। इससे ये पक्का होता है कि आपदा के समय सब मिलकर काम करें, कोई एक दूसरे पे जिम्मेदारी न डाले। और राज्य के जो मुख्य सचिव है ना, वो इसके सदस्य सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं जो पूरे काम को कोऑर्डिनेट करते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि हर जगह NDRF ही रेस्क्यू के लिए जाती है। ये जानना दिलचस्प है कि राज्यों की अपनी भी ऐसी टीमें होती हैं। तो झारखंड की SDRF यानी राज्य आपदा मोचन बल कैसे बनी? क्या वो भी NDRF जितने ही ट्रेंड होते हैं? और इसके लिए झारखंड सशस्त्र पुलिस यानी जैप की अलग अलग कंपनियों से 63 जवानों को चुना गया। और जरा सोचिए, ये वो जवान हैं जो शायद पहले सामान्य पुलिसिंग का काम कर रहे थे। अब उन्हें अचानक 6 हफ्तों की ऐसी कठिन ट्रेनिंग दी जा रही है जहां उन्हें आग में घुसने से लेकर ढहती इमारतों से लोगों को निकालने तक सब सीखना है। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक और शारीरिक बदलाव है। बिल्कुल। ट्रेनिंग देने वाले भी कोई और नहीं बल्कि NDRF के ही विशेषज्ञ अधिकारी हैं। तो कोशिश यही है कि क्वालिटी का स्तर वही रहे जो NDRF का है। लेकिन ये टीम राज्य के लिए समर्पित होगी। जी, जो स्थानीय भूगोल और चुनौतियों को बेहतर समझती हो। किसी भी इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। क्या राज्य ये पूरा खर्च खुद उठाता है? नहीं, यहाँ भी केंद्र और राज्य के बीच साझेदारी का मॉडल है। 30 नवंबर 2016 को राज्य आपदा राहत कोष यानी SDRF फंड बनाया गया। अच्छा, एक फंड है। हाँ, इसमें 75% पैसा केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार। तो ये एक साझा जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो हमारे पास राज्य स्तर पर JSDMA और SDRF की टीम है, लेकिन असली एक्शन तो जिले में होता है ना। किसी भी आपदा की पहली खबर वहीं पहुंचती है और सबसे पहले मदद भी वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। तो जिले का डिप्टी कमिश्नर इस पूरे सिस्टम में कहाँ फिट होता है? आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। इस पूरे ढांचे की सबसे मजबूत और अमली इकाई जिला स्तर पर ही है। DDMA यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। DDMA झारखंड में 22 सितंबर 2010 को इसका गठन किया गया और इसका अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि जिले का उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर ही होता है। ये तो बहुत व्यवहारिक बात है क्योंकि जिले का सारा प्रशासन उन्हीं के हाथ में होता है। यही इसकी खूबसूरती है। DDMA का अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर होता है और सह अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष जो एक चुनावा प्रतिनिधि है। अच्छा, तो प्रशासन और लोकतंत्र दोनों का संगम है। जी। इसके अलावा जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, CMO सब इसके सदस्य होते हैं। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जिले के सारे बड़े अधिकारी एक साथ बैठेंगे, पर असलियत में जब कोई आपदा आती है तो क्या ये समन्वय वाकई इतना आसान होता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन इस संरचना का फायदा ये है कि कम से कम एक आधिकारिक मंच तो है। आपदा के समय डिप्टी कमिश्नर को अलग अलग विभागों को फोन करके बुलाना नहीं पड़ता। अच्छा, वो लीगली बाउंड है आने के लिए? जी, कानूनन सभी को एक साथ बैठकर तुरंत फैसले लेने होते हैं। इससे नौकरशाही की देरी काफी हद तक कम हो जाती है। और ये चेन सिर्फ जिले पर आकर नहीं रुकती। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये और भी नीचे तक जाती है। जी हाँ, और यही इस सिस्टम की असली ताकत है।
ब्लॉक स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति होती है। ब्लॉक लेवल पर भी? हाँ, जिसका अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ होता है। और ये यहाँ भी नहीं रुकती, ये ग्राम स्तर तक जाती है, जहाँ ग्राम सभा का मुखिया इसकी अध्यक्षता करता है। वाह, मतलब ये सिस्टम दिल्ली के एक दफ्तर से शुरू होकर सीधे गांव के मुखिया तक पहुंचता है। ये तो सुनिश्चित करता है कि सूचना और मदद की पहली कड़ी जमीनी स्तर पर ही मौजूद हो। बिल्कुल, गांव का मुखिया या पंचायत का कोई सदस्य ही वो पहला व्यक्ति होता है जिससे पता चलता है कि नदी में पानी बढ़ रहा है या फसल खराब हो रही है। अगर वो इस सिस्टम का हिस्सा है तो सूचना तुरंत ऊपर तक पहुंच सकती है। अब झारखंड की एक ऐसी पहल पर आते हैं जो मुझे स्रोतों में पढ़कर बहुत अनोखी और दूरदर्शी लगी। ये है सृजन। पूरा नाम है आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र। सृजन वाकई एक बेहतरीन पहल है। इसका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ज्ञान पैदा करना और उसे फैलाना है। ये राज्य में ज्यादा जोखिम वाले इलाकों का नक्शा तैयार करता है, लोगों को जागरूक करता है और ऐसे मास्टर ट्रेनर तैयार करता है जो आगे जाकर हजारों लोगों को प्रशिक्षित कर सकें। और यहाँ एक बहुत स्मार्ट तरीका अपनाया गया है। एक नया विभाग बनाने के बजाय जो हर आपदा का विशेषज्ञ हो, झारखंड ने पहले से मौजूद बेहतरीन संस्थानों को ये जिम्मेदारी सौंप दी। जी, ये जानकारी खासतौर पर जेएसएससी और जेपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी वालों के लिए तो सोने की खान है। बिल्कुल। जैसे झारखंड में सूखे की समस्या आम है, तो सूखे से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी राज्य के सबसे बड़े कृषि एक्सपर्ट यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची को दी गई है। उनसे बेहतर इसे कौन समझेगा? सही बात है। और भूकंप की दृष्टि से भी झारखंड संवेदनशील इलाकों में आता है। तो भूकंप सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग के महारथी यानी बीआईटी मेसरा रांची को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसी तरह झारखंड खनिजों का भंडार है, तो खनन से जुड़ी आपदाओं की जिम्मेदारी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईएसएम धनबाद को दी गई है। ये दिखाता है कि सिस्टम सिर्फ बना नहीं है, बल्कि उसे असरदार बनाने के लिए दिमाग का भी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। ये लिस्ट और भी है। बाढ़ और दावानल यानी जंगल की आग, इसके लिए सैटेलाइट और मैपिंग के एक्सपर्ट जेसैक रांची को जिम्मेदारी दी गई। और राज्य में बहुत सारे उद्योग हैं, तो औद्योगिक आपदा के प्रबंधन के लिए मैकॉन रांची को चुना गया है। विशेषज्ञता का ये बंटवारा सुनिश्चित करता है कि हर तरह की आपदा के लिए हमारे पास सबसे अच्छा और सबसे अपडेटेड ज्ञान उपलब्ध हो। ये एक बहुत ही आधुनिक और कुशल नजरिया है। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि भारत में आपदा से लड़ने का जो सिस्टम है वो काफी सोचा समझा और गहरा है। ऐसा नहीं है कि बस एक ऑफिस दिल्ली में बना दिया और हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2005 के कानून पर आधारित एक पूरा जाल है जो राष्ट्रीय स्तर से शुरू होकर राज्य, जिले, ब्लॉक और यहाँ तक के गांव तक फैला हुआ है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि आपदा प्रबंधन कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। चक्र? हाँ, इसके 3 चरण हैं। आपदा पूर्व, जिसमें तैयारी और रोकथाम शामिल है, फिर आपदा के दौरान, जिसमें बचाव का काम होता है, और आखिर में आपदा के बाद,